मस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिजिक्स इन इजी वे आपके फ्यूचर के लिए हमेशा तत्पर है, लेकिन इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि आप भी हमारे साथ नियमित रूप से लगे रहें। मित्रों, यदि आप नियमित रूप से हमारे वीडियो क्लिप को देख रहे होंगे तो पिछला वीडियो क्लिप हमने दिया था किसी आवेश के संयुक्त विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में गति। यह हमारा पिछला वीडियो क्लिप था। उसी सिद्धांत पर आज हम एक और टॉपिक को लेकर के आए हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जिसमें किसी आवेश के स्रोत से निकले हुए आवेशित कण की गतिज ऊर्जा को बहुत अधिक बढ़ा दिया जाता है। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी स्रोत से निकले हुए आवेशित कण की गतिज ऊर्जा को बहुत अधिक बढ़ा दिया जाता है। इसमें विद्युत स्रोत से निकला हुआ आवेशित कण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों के संयुक्त प्रभाव में गति करता रहता है। जैसा कि हम देख रहे कि इसमें दो अर्धवृत्ताकार खोखला ढांचा है जिसको हम डीज कहते हैं, डीज 1 और डीज 2, और दोनों के बीच में बहुत छोटा सा स्पेस है, बहुत छोटा सा स्पेस है, और किसी एक डीज से लगा हुआ एक आवेश स्रोत है जिससे आवेश निकलता है। और इस डीज के दो बिंदुओं के बीच, या कह लें कि इस डीज के बीच एक प्रत्यावर्ती दोलक लगा होता है। प्रत्यावर्ती दोलक का मतलब कि एक प्रत्यावर्ती विभव आरोपित करने वाला स्रोत है ये। इससे इन दोनों डीज के बीच प्रत्यावर्ती विभव आरोपित किया जाता है। प्रत्यावर्ती विभव का मतलब किसी निश्चित समय अंतराल में कभी ये डीज पॉजिटिव टर्मिनल पर होगा, ये डीज निगेटिव पर होगा, कभी ये डीज पॉजिटिव पर होगा, ये डीज निगेटिव पर होगा। ये होगा प्रत्यावर्ती दोलक का कार्य। यानी प्रत्यावर्ती दोलक दोनों डीजों को समान समय अंतराल में इनके पोलरिटी को, इनके ध्रुव को बदलता रहता है। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये क्रम लगातार इसका चलता रहता है। तो इसके कारण इस तल में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र, जिसकी दिशा हम कह लें कि यक्स अक्ष के अनुदिश होगा। यक्स अक्ष के अनुदिश होगा। कभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यक्स अक्ष की दिशा में, कभी यक्स अक्ष के अपोजिट दिशा में, कभी यक्स अक्ष की दिशा में, कभी यक्स अक्ष के अपोजिट दिशा में। यह निर्भर इस बात पर करेगा कि ये प्रत्यावर्ती दोलक कैसे इसकी पोलरिटी को बदल रहा है। पोलरिटी जब ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा यक्स अक्ष की दिशा में होगी, और ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा यक्स अक्ष के अपोजिट दिशा में होगी। तो ये हमारा प्रत्यावर्ती दोलक दोनों डीज के बीच जो स्पेस है, उस स्पेस में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आगे वाई अक्ष के अनुदिश एक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित है। ये चुंबकीय क्षेत्र आप भी देख रहे हैं, वाई अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर है। तो इस आवेश स्रोत से जो आवेश उत्पन्न होता है, जो आवेश निकलता है, वो आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों के संयुक्त प्रभाव में यह गति करता है। आगे हम देखेंगे कि इसका सिद्धांत ये होता है कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है और
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आवेश के गति की दिशा के लंबवत हो, तो ऐसी स्थिति में आवेश की गति की दिशा के लंबवत एक लारेंज बल लगता है, जिसको आप पढ़ चुके हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर है, आवेश के कण की दिशा, आवेशित कण की दिशा x अक्ष के अनुदिश है, तो उस पर लगने वाला बल इस तरह से आप देख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तर्जनी उंगली से, आवेशित कण की गति की दिशा मध्यमा उंगली से, तो इस पर लगने वाले लारेंज बल की दिशा अंगूठे के दिशा में देखा जा सकता है। अब दूसरा सिद्धांत इसका यह है कि यदि कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक विद्युत बल लगता है जिसका मान Q × E के बराबर होता है। तो इस पर चूंकि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र दोनों में गति कर रहा है, तो उस पर लारेंज बल भी लगेगा और विद्युत बल भी लगेगा। ये हमारा सिद्धांत हो गया। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा आवेशित कण को अत्यधिक ऊर्जा या कहें गतिज ऊर्जा, अत्यधिक गतिज ऊर्जा प्रदान की जाती है। इसमें आवेशित कण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के संयुक्त प्रभाव में गति करता है। ये हो गया। अब रचना में क्या लिखेंगे? साइक्लोट्रॉन ये होता है, इसकी रचना क्या है? इसमें दो अर्धवृत्ताकार बीज होते हैं, जिनके बीच प्रत्यावर्ती दोलक द्वारा प्रत्यावर्ती विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है। आरोपित किया जाता है। इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र
उत्पन्न करने के लिए दोनों डीजों को विद्युत चुंबक के ध्रुवों के बीच रख दिया जाता है। किसी एक डिश में आवेश उत्पादक स्रोत रखा जाता है। ये हमारा रचना हो गया। डीज के परिधि पर एक विवर्तक प्लेट होता है जो आवेशित कण को लक्ष्य की ओर मोड़ देता है। ये हमारा विक्षेपक प्लेट या विवर्तक प्लेट है, जो ये आवेशित कण जाता है उसको लक्ष्य की तरफ क्या करता है, मोड़ देता है। तो ये हमारी रचना हो गई। आगे हम सिद्धांत लिखेंगे। सिद्धांत में नंबर 1, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर क्रमशः विद्युत बल एवं चुंबकीय बल लगता है, जिसका मान Fe बराबर QE एंड FB इक्वल टू QVB साइन थीटा, और ये क्या है, कॉस थीटा होता है। ये हमारा सिद्धांत हो गया। अनुनादी प्रतिबंध। अनुनादी प्रतिबंध में होता है कि जैसे ये स्रोत से निकला हुआ आवेशित कण विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर विद्युत बल लगता है और चुंबकीय क्षेत्र के कारण लॉरेंज बल लगता है। और चूंकि लॉरेंज बल आवेशित कण के वेग के लंबवत दिशा में लगता है, जिसको हम जानते हैं, और चूंकि वेग के लंबवत दिशा में लगता है, ऐसी स्थिति में यदि कोई बल किसी कण के वेग के लंबवत दिशा में लगता हो तो वो कण वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है। तो इस कण पर यदि चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसके वेग के, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये आवेशित कण के वेग की दिशा, और ये बल की दिशा, तो वेग की दिशा ये है, बल की दिशा ये है, यानी जो लॉरेंज बल लगेगा
वो इस आवेशित कण के वेग के लंबवत दिशा में लगेगा और लंबवत दिशा में लगने का ये आवेशित कण इस तल के लंबवत वृत्ताकार पथ पर गति करने लगेगा। इस तरह से ये तो हो गया लॉरेंज बल के कारण ये आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर गति करेगा और विद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेशित कण पर जो बल लगेगा, इस विद्युत बल के कारण आवेशित कण में त्वरण उत्पन्न होगा और उस त्वरण के कारण आवेशित कण का वेग लगातार बदलता जाएगा और वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे कण का वेग अगर लगातार बदल रहा हो तो ऐसी स्थिति में कण वृत्ताकार पथ पर बढ़ते हुए त्रिज्या के पथ पर गति करने लगेगा। तो इस तरह से आवेशित कण सबसे पहले छोटे से वृत्ताकार पथ पर गति करा, उसके बाद क्रमशः इसके पथ की त्रिज्या लगातार क्या होती है, बदलती जाती है और अंत में जब इस डीज के परिधि पर जाता है तो विवर्तक प्लेट इस कण को लक्ष्य की तरफ मोड़ देता है। अब इसके लिए अनुनादी प्रतिबंध यह है कि जैसे अगर ये इस आवेशित कण पर विद्युत बल लग रहा हो और ये आवेशित कण यहाँ पर पहुंच रहा, उसके बाद आवेशित कण पर लगने वाला बल विद्युत बल की दिशा बदलेगी और बदलेगी तो फिर आवेशित कण इस दिशा में गति करने लगेगा। यानी आवेशित कण यहाँ से एक डीज से दूसरे डीज में पहुंचता है, उसके बाद उस पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है और विद्युत बल की दिशा बदलने का वो पुनः अगले डीज में जाता है, फिर उसके विद्युत बल की दिशा बदलती है। क्यों? क्योंकि हम प्रत्यावर्ती दोलक लगाए हैं, लगातार इस डीज पर प्लस और माइनस की दिशा अल्टरनेट करके बदल रही और जब प्लस और माइनस की दिशा अल्टरनेट करके बदलेगी तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी अल्टरनेट करके बदलेगी और ऐसी स्थिति में एक पूरा सर्किल करने में, एक पूरा चक्कर करने में ये प्रत्यावर्ती दोलक एक बार डीज के ध्रुवण को बदलता है। या कह लें कि यहां से यहां तक आने में ये आवेशित कण को यहां से आधा चक्कर पूरा करने में प्रत्यावर्ती दोलक अपने ध्रुवण को क्या करता है, बदल देता है और ध्रुवण के बदल देने के कारण अब इस आवेशित कण पर बल की दिशा बदल जाएगी और पुनः ये दूसरी दिशा मुड़ेगा। फिर यहाँ पर आने पर फिर इस प्रत्यावर्ती दोलक के कारण पोलरिटी विद्युत क्षेत्र की दिशा बदलेगी, फिर ये घूम करके इस दिशा में जाएगा, फिर इस तरह से इस दिशा में आएगा। इस तरह से लगातार इसकी त्रिज्या बढ़ती रहेगी और इस प्रत्यावर्ती दोलक के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगातार परिवर्तन होने के कारण इस कण की वृत्ताकार पथ पर गति बनी रहेगी और कण जो है, कण का वेग भी लगातार बना रहेगा। तो ये हमारा अनुनादी प्रतिबंध में आप लिखेंगे कि जैसे इस आवेशित कण के घूमने की आवृत्ति जितनी होती है उतनी ही आवृत्ति इस प्रत्यावर्ती दोलक की भी होती है। प्रत्यावर्ती दोलक की अपनी एक आवृत्ति होती है। या प्रत्यावर्ती धारा में आप पढ़ेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा एक सेकेंड में जितनी बार पोलरिटी को बदलता है उतनी ही बार एक सेकेंड में ये आवेशित कण उतना ही चक्कर कर लेता है। तो आप लिखेंगे इसके लिए कि साइक्लोट्रॉन के कार्य करने का सिद्धांत है कि आरोपित प्रत्यावर्ती विभव की आवृत्ति आवेशित कण के वृत्ताकार पथ पर गति की आवृत्ति के बराबर होती है। यह हमारा
साइक्लोट्रॉन के लिए अनुनादी प्रतिबंध है। तो इस प्रतिबंध का मतलब हुआ कि एक चक्कर करने में जितना इसको समय लगता है उतना ही इस प्रत्यावर्ती दोलक का आवर्तकाल होगा, या कह लें 1 सेकंड में जितना चक्कर ये आवेश घूमता है 1 सेकंड में उतनी बार इस प्रत्यावर्ती दोलक के पोलरिटी में चेंज होनी चाहिए। ये हमारा प्रतिबंध हो गया। आगे अब हम देखते हैं कि गणितीय फॉर्मेट इसका क्या है। जैसे यदि हम इस लॉरेंज बल के अधीन कोई भी कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो लॉरेंज बल अभिकेंद्र बल का काम करता है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि लॉरेंज बल के कारण आवेश वृत्ताकार पथ पर गति करता है। गति करता है, अतः लॉरेंज बल अभिकेंद्र बल का कार्य करेगा। अतः लॉरेंज बल बराबर अभिकेंद्र, या लॉरेंज बल क्या होगा, क्यू भी बी साइन थीटा जो लिखे आप, वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। तो वेग इस दिशा में है, यहां से जब आवेश स्रोत से आवेश निकलता है तो इस दिशा में निकलता है। तो वेग x अक्ष के अनुदिश है और चुंबकीय क्षेत्र y अक्ष के अनुदिश है, तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो गया। तो लिखेंगे साइन 90 इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। यहां से हो जाता है क्यू भी बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, या कह लें r इक्वल टू mv अपॉन क्यू बी। ये हमारा r हो जाता है एम बी अपॉन क्यू बी। इस एक चक्कर लगाने में आवेशित कण की जो त्रिज्या होगी वो होगी एम वी अपॉन क्यू। और यहां से अगर ओमेगा निकालना चाहें, लिखते हैं आवेशित कण का कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू भी अपॉन आर लिखते हैं। यहां से हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू भी अपॉन आर इंप्लाइज दैट भी अपॉन एम भी अपॉन क्यू बी। ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू क्यू बी अपॉन ओमेगा। और ओमेगा क्या है, इस आवेशित कण का वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए कोणीय वेग है। अगर हम इस आधे सर्किल में, इस वृत्ताकार पथ के आधे सर्किल में चलने में लगा हुआ समय t निकाल लें तो t इक्वल टू हो जाता है पूरा आवर्तकाल t इक्वल टू हो जाता है 2 पाई बाई ओमेगा। और आधे चक्कर में जो समय लगेगा उसको हम स्मॉल t लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे पाई बाई ओमेगा। तो t इक्वल टू पाई बाई ओमेगा, और यहाँ से हो जाएगा t इक्वल टू पाई बाई ओमेगा इंप्लाई दैट पाई अपॉन क्यू बी अपॉन एम, और यहाँ से हो जाता है t इक्वल टू एम पाई अपॉन क्यू बी। ये आधा चक्कर लगाने में इस आवेश को लगा हुआ समय है। और आप जानते हैं कि अनुवादी प्रतिबंध में लिखे हैं कि जितना समय एक चक्कर लगाने में लगता है उतने समय में इस प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल होना चाहिए। यानी इस कण, इस आवेशित कण का एक आवर्तकाल बराबर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का एक आवर्तकाल।
तो अब इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज का आधा आवर्तकाल बराबर इस आवेशित कण का आधा आवर्तकाल, ये टी जो होगा वो किसके बराबर होगा, इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज के आधे आवर्तकाल की, यानी टी बाई टू इक्वल टू हो जाएगा टी इक्वल टू एम पाई अपॉन क्यू बी। ये हमारा हो जाएगा इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज का आधा आवर्तकाल। और यहां से अगर हम संपूर्ण आवर्तकाल निकालें तो हो जाता है T इक्वल टू 2m पाई अपॉन क्यू बी। ये संपूर्ण आवर्तकाल हो जाता है इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, और इसको एक पूरा चक्कर लगाने में लगे समय का। अब इस एक चक्कर पूरा लगाने में, आधा चक्कर लगाने में इस आवेशित कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि जो होगी वो इस डिश से, पहले डिश से दूसरे डिश तक जाने में और दूसरे डिश से पहले डिश तक आने में जो इसके द्वारा ऊर्जा अर्जित की जाएगी वो इन दोनों डिश के बीच का विभवांतर भी अगुणे आवेश Q इंटू बी होगा। तो एक आधे चक्कर में जो गतिज ऊर्जा अटेंड करेंगे वो हो जाएगा Q इंटू भी, तो पूरे चक्कर में जो गतिज ऊर्जा हो जाएगा वो ट्वाइस Q इंटू बी हो जाएगा। आवेशित कण के एक चक्कर में उसकी गतिज ऊर्जा पहले डिश से दूसरे डिश तक जाने में जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है और उसमें Q से गुणा करेंगे तो वो ऊर्जा हो जाएगी। फिर दूसरे डिश से पहले डिश तक आने में फिर Q इंटू भी हो जाएगी, तो Q इंटू भी प्लस Q इंटू भी क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटू Q इंटू भी। ये हो जाएगा एक चक्कर में इसका ऊर्जा E। अब यदि हम इस पूरे डिश की त्रिज्या r मान लें, इस सबसे बड़े वृत्ताकार पथ की त्रिज्या अगर r मान लें, अगर हम इस वृत्ताकार पथ की, किसी भी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r इक्वल टू लिखते हैं एम वी अपॉन क्यू बी, तो सबसे बड़े वृत्ताकार पथ की त्रिज्या यदि कैपिटल R हो तो यहां पर जो वेग हमको प्राप्त होगा इस तरह से जाने में जो सर्वाधिक वेग प्राप्त होगा उसके लिए सर्वाधिक वेग भी मैक्सिमम होगा और त्रिज्या क्या हो जाएगी, कैपिटल R हो जाएगी। तो यहां से लिखेंगे त्रिज्या कैपिटल R इक्वल टू एम भी मैक्सिमम बटे क्यू बी। यहां से भी मैक्सिमम जो निकल के आएगा आपके पास वो हो जाएगा क्यू बी आर अपॉन एम। ये हमारा क्या हो जाएगा, भी मैक्सिमम हो जाएगा। आगे अब यहां से आवेशित कण के एक चक्कर में उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ट्वाइस Q इंटू भी। अगर यहां तक पूरा n चक्कर लगाते लगाते यहां पहुंचा हो तो पूरी उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, यदि आवेशित कण को परिधि तक पहुंचने में n चक्कर लगता हो तो कण की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, n इंटू ट्वाइस Q इंटू भी। एक चक्कर में ट्वाइस Q इंटू भी, तो n चक्कर में हो जाएगा n इंटू ट्वाइस Q इंटू भी। ये हमारा E डैश हो गया। यहां पर उस कण की गतिज ऊर्जा हो गई और यहां से हम यहां पर उस कण के वेग को निकाल दिया मैक्सिमम। तो अगर इस वेग से गतिज ऊर्जा को निकालें तो क्या निकालेंगे, लिखिएगा चूंकि परिधि पर
वेव वी मैक्सिमम इक्वल टू है क्यू बी आर अपॉन एम। अतः गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एम भी मैक्स का स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा हाफ एम क्यू बी आर अपॉन एम का होल स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। ये पूरी ऊर्जा हो जाएगी। और ये हमारी यहां पर गतिज ऊर्जा है, और यहीं पर गतिज ऊर्जा हम ये निकाले हैं n इंटू ट्वाइस क्यू इंटू ई। तो अब क्या हो जाएगा, सिंस ई डैश बराबर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई ट्वाइस एम, तो क्या हो जाएगा, ई डैश का मान क्या है, बराबर इंप्लाइज दैट ट्वाइस एन क्यू भी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एन। ये हमारा बन के आता है एक इक्वेशन। अतः अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होगी यहां से हम लिखेंगे अधिकतम गतिज ऊर्जा E डैश बराबर ट्वाइस एन इंटू क्यू इंटू भी बराबर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर भी स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एन। ये अधिकतम गतिज ऊर्जा है। इसको आप के मैक्सिमम लिख सकते हैं, के मैक्सिमम इक्वल टू इतना। तो इस तरह से हम Q का मान हमको मालूम है, बी स्क्वायर का मान मालूम है, और इस डीज की त्रिज्या मालूम है, और उस आवेशित कण का द्रव्यमान मालूम है, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा को आप निकाल सकते हैं। और इस अधिकतम गतिज ऊर्जा के माध्यम से आप आवेशित कण कितना चक्कर लगा लिया है इस साइक्लोट्रॉन में, उसको भी आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा साइक्लोट्रॉन है, जिसमें आप इसकी रचना को देखें, इसके सिद्धांत को देखें, और अनुनादी प्रतिबंध को देखें, और इसके साथ ही आप गणितीय माध्यम से इस आवेशित कण के अधिकतम गतिज ऊर्जा को निकाल सके हैं। तो ये हमारा साइक्लोट्रॉन की रचना, सिद्धांत और अनुनादी प्रतिबंध तथा मैक्सिमम गतिज ऊर्जा संबंधित तथ्य। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आगे यदि वीडियो क्लिप आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस तरह का हमारा हर वीडियो क्लिप आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचता रहे और आपकी फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।